नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। यूट्यूब चैनल यूएस बायोलॉजी 95 क्लास 10 अध्याय 1 जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस भाग 3 लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था श्वसन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम श्वसन में जो बाकी रह गया है उसको पढ़ेंगे। तो कई बार वहाँ पर भी हमने आपको एक श्वसन की परिभाषा दी थी, यहाँ भी एक और परिभाषा, कई तरह से हम श्वसन की परिभाषाएं दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने श्वसन की दूसरी तरह से परिभाषा दी है। आप जिसमें भी चाहे उसमें भी याद कर सकते हैं, जिस तरह से जो परिभाषा आपको शुभ लगे आप वो वाली याद कर लीजिए। सजीवों में होने वाला ऐसा जैव प्रक्रम जिसके द्वारा उनमें होने वाली जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा की आपूर्ति होती है, श्वसन कहलाता है। क्या लिखा है? जैव प्रक्रम, ठीक है। सजीवों में होने वाला ऐसा जैव प्रक्रम जिसके द्वारा उनमें होने वाली जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा की आपूर्ति होती है, श्वसन कहलाता है। यानी कि जैव ऊर्जा है ये। क्या है ये? श्वसन क्या है? श्वसन जैव ऊर्जा है। अब इसी आधार पर इसको हम दूसरी परिभाषा भी दे सकते हैं। तो यह है जैव ऊर्जा जिस प्रक्रम द्वारा उत्पन्न होती है उसे हम श्वसन कहते हैं। जैव ऊर्जा जिस प्रक्रम द्वारा उत्पन्न होती है उसे भी हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। आप ये भी परिभाषा दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेफिनेट उसी दिन आपको एक समीकरण भी दी थी, C6H12O6 क्या है ये? ग्लूकोज प्लस 6O2 ऑक्सीजन एंजाइम की उपस्थिति में, यानी कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा, ठीक है। तो क्या क्या रिलीज होगा? 6CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O यानी कि जल, और ऊर्जा अत्यधिक मात्रा, बहुत ज़्यादा ऊर्जा रिलीज होगी, ठीक है। अब ये ऊर्जा जो है जो रिलीज होगी, इसमें एक यौगिक होता है, इसका नाम है ADP यानी कि एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। एडेनोसिन डाइफॉस्फेट क्यों कहते हैं इसको? देखो, एडेनोसिन जो होती है वह दो फास्फेट समूहों के साथ जुड़ी होती है। एडेनोसिन जो होती है वो दो फास्फेट समूहों के साथ जुड़ी होती है, और जब ये दो फास्फेट समूहों के साथ जुड़ी होती है तभी इसको कहते हैं डाइफॉस्फेट। दो को डाई, तीन को ट्राई, ठीक है। तो दो हैं तो क्या है ये? डाइफॉस्फेट। अब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हुआ, ऊर्जा प्राप्त हुई, तो यहाँ पर जो एडेनोसिन है वहाँ पर एक फॉस्फेट समूह और जुड़ जाएगा आकर के। तो दो थे, वहाँ पर तीन फॉस्फेट समूह हो जाएंगे। देखो ये एक दो पहले से थे, तीसरा और आ गया। जब ये तीसरा और जुड़ गया तो फिर इसका नाम बदल गया, और फिर इसको हमने क्या कहना शुरू किया? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो गया ये। अब जब भी हमें कभी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है तो इसमें से एक फॉस्फेट समूह टूट जाता है, और जब ये फॉस्फेट समूह टूट जाएगा तो हमें ऊर्जा प्राप्त होगी, ठीक है। मान लीजिए हमें ये मूव कराना है अपना हाथ इस तरह से, तो मूव कराने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो ऊर्जा जो पहले से संचित है हमारे पास ATP के रूप में, तो उसमें से एक फॉस्फेट समूह टूट जाता है और हमें ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, ठीक है। इस तरह से आगे ये श्वसन जो है फिर दो जगह डिवाइड हुआ इसे समझने के लिए। एक तो है श्वासोच्छ्वास और दूसरा है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। ये जो श्वासोच्छ्वास है इसको हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। पहले हम समझ रहे हैं ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कैसे होता है, ठीक है। इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं हम, कोशिकीय श्वसन। यानी कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? कोशिका में, इसलिए कोशिकीय श्वसन कहते हैं, ठीक है। ये आगे चल के दो जगह डिवाइड हो जाएगा। पहला है अवायवीय श्वसन और दूसरा है वायवीय श्वसन। वैसे हम
अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन के बारे में डिफरेंस हम आपको बता चुके हैं, इनके बारे में डेफिनेशन भी बता चुके हैं। आपने अगर हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जाकर के देख लीजिए, जय प्रक्रम भाग 2। ये जो अवायवीय श्वसन है ये श्वसन का प्रथम चरण होता है, ठीक है। और जो वायवीय श्वसन होता है ये श्वसन का तृतीय चरण होता है। अब ये जो अवायवीय श्वसन होता है ये क्या होता है, ये कोशिका द्रव में होता है। अवायवीय श्वसन का होता है कोशिका द्रव में, ठीक है। और वायवीय श्वसन का होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। आगे चल के ग्लूकोज, जो हमने ग्लूकोज का यानी कि विखंडन कोशिका द्रव में, ग्लूकोज का विखंडन, देखिए जो हमने भोजन खाया, हमने भोजन कार्बोहाइड्रेट के रूप में ग्रहण किया। जब हमने भोजन खाया कार्बोहाइड्रेट के रूप में तो लिया, ठोस पदार्थ। अब जब हमने उसको चबाया तो उसमें लार मिक्स हुई, और जब वो लार मिक्स हुई तो उस लार ने कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में परिवर्तित कर दिया। तो मुंह में ही क्या बन गया, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बन गया, ठीक है। ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है। अब इस ग्लूकोज का कोशिका द्रव में विखंडन होगा, यानी कि जो भोजन हमने खाया ग्लूकोज बना, उससे पोषक तत्वों को अवशोषित कर लिया गया। ये अवशोषित पोषक तत्वों को ब्लड लेकर के कहाँ चला गया, कोशिका में चला गया, और कोशिका में जाकर के अब इसका क्या होगा, विखंडन होगा, ठीक है। तो ग्लूकोज का जब विखंडन होगा कोशिका द्रव में, तो ग्लूकोज के विखंडन से 2 पायरुवेट अणु बनते हैं, 2 पायरुवेट अणु, यानी कि ग्लूकोज जो 6 कार्बन परमाणु वाला है वो 2 जगह 3-3 कार्बन परमाणु में बट जाता है, ठीक है। यानी कि पायरुवेट C3H4O3, ठीक है। अब और क्या साथ में आता है, जब ये टूटता है, विखंडन होता है, तो कुछ न कुछ तो ऊर्जा रिलीज होगी, ठीक है। तो और क्या निकलेगा, ATP के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित होगी। अब इसका विखंडन होगा आगे चल के। अब इसका विखंडन जो होगा तो इसे 3 जगह डिवाइड कर लेते हैं हम। पहला है O2 की अनुपस्थिति में, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अगर पायरुवेट का विखंडन होता है तो क्या बनेगा, तो एथेनॉल बनेगा, एथेनॉल। और साथ में क्या उत्सर्जित होगी, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। एथेनॉल यानी C2H5OH, एथेनॉल, ठीक है, एथेनॉल बनेगा ये। और ये O2 की अनुपस्थिति में एथेनॉल का बनना ही क्या कहलाता है, किण्वन कहलाता है, किण्वन। अब ये किण्वन की क्रिया किसमें होती है, कवक जैसे ईस्ट व छोटे छोटे जीव जैसे प्रोटोजोन्स आदि में ये क्रिया होती है। किसकी उपस्थिति में, किसकी अनुपस्थिति में, यानी कि O2 की अनुपस्थिति में। यहाँ O2 की आवश्यकता नहीं होती, सूक्ष्म जीवों को O2 की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। आगे चल के दूसरा हम देखें O2 की उपस्थिति में। अगर O2 की उपस्थिति में देखेंगे तो क्या क्या रिलीज होगा, यहाँ देखिए O2 की उपस्थिति में अगर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सूक्ष्म मात्रा में जल, और अत्यधिक मात्रा में क्या उत्सर्जित होगी, यानी कि ऊर्जा मिलेगी हमें, ठीक है, ऊर्जा मिलेगी। लेकिन ये O2 की उपस्थिति में होगा तब ये वायवीय श्वसन कहलाएगा, वायवीय श्वसन, ठीक है। और ये वायवीय श्वसन होता है वो किसमें होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होगा, यानी कि अगर पायरुवेट का आगे चल के और विखंडन होगा तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा सज्जित होगी, ठीक है। ये किसमें होता है, बहुत बड़े बड़े जीव जैसे मनुष्य, गाय, घोड़ा, भैंस, बकरी आदि में ये क्रिया होती है। तीसरा है इसी में O2 की अपर्याप्त उपस्थिति में। अपर्याप्त से मतलब समझ लीजिए यहाँ पर कि जितनी जरूरत ऑक्सीजन की हो उतनी ऑक्सीजन ना उपलब्ध हो, तो उसे हम कहेंगे O2 की अपर्याप्त, यानी ऑक्सीजन की अपर्याप्त उपस्थिति में। और जब O2 की अपर्याप्त उपस्थिति होती है, कम मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचती है, तो बनता है लैक्टिक अम्ल C3H6O3। यानी कि जब हम हार्ड वर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, तो हार्ड वर्क करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा हमें प्राप्त कहाँ से होगी,
ये ऊर्जा तो हमें जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा तभी तो प्राप्त होगी, और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कब होगा, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी। ठीक है, अब ऑक्सीजन की उपस्थिति तो कम मात्रा में हो पा रही है भाई, जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी नहीं पहुंच पा रही है। हम जैसे मान लीजिए हम दौड़ रहे हैं, हम बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत कठिन कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो जल्दी जल्दी करा रहे हैं, तो वहां पर उतनी मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। और लेकिन यहाँ पहले से जो ग्लूकोज है वो तो उपस्थित है, लेकिन उसके ऑक्सीडेशन के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता है, वो ऑक्सीजन पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रही है। तो उस स्थिति में क्या बन जाता है, लैक्टिक अम्ल बनता है। और ये लैक्टिक अम्ल कहाँ बनता है, जैसे हम हार्ड वर्क कर रहे हैं तो हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स में ये लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है, पेशियों में। ठीक है, हमारी पेशियों में ये लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है, और ये लैक्टिक अम्ल जमा होने से हमारे जो शरीर के अंग होते हैं उनमें दर्द होना शुरू हो जाता है। ठीक है, दर्द होना शुरू हो जाता है, और जब ये दर्द होता है और कुछ समय के लिए हम अगर रिलीज करें, आराम कर लें, कुछ समय के लिए अगर हम आराम करते हैं तो धीरे धीरे ये जो लैक्टिक अम्ल का जमाव हुआ है हमारे पेशियों में, ये धीरे धीरे इसका विखंडन हो जाता है। और कुछ समय बाद, थोड़ा सा आराम करने के बाद, हम यानी कि बहुत कम समय के लिए जो हार्ड वर्क कर रहे थे वो धीरे धीरे अगर हम कम कर दें या फिर थोड़ी देर के लिए आराम कर लें, तो फिर आप अपने आप को तरोताजा दोबारा पाएंगे, क्योंकि ये लैक्टिक अम्ल जो जमा था वो पूरी रूप से विखंडित हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 जगह डिवाइड करके हमने इसको पढ़ा। आगे हम पढ़ेंगे पौधों में। ठीक है, तो आगे देखिएगा, तो आगे देखते हैं हम पौधों में श्वसन यानी कि गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। ठीक है, मान लीजिए एक पौधा है ये। ठीक है, अब पौधों में श्वसन को हम दो जगह बांट लेते हैं, एक तो दिन में और एक रात में। मान लीजिए एक प्रक्रिया हम करेंगे दिन में और एक रात में। ठीक है, दिन में और रात में क्या होता है कि दिन में पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है। प्रकाश संश्लेषण मतलब पौधा अपना भोजन बनाता है। जब पौधा भोजन बनाता है तो आपने पीछे आपने देखा था, प्रकाश संश्लेषण में क्या करते हैं पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित करते हैं और O2 को रिलीज करते हैं, O2 निकालते हैं। लेकिन जब पौधा प्रकाश संश्लेषण किया करता है तब भी तो सांस तो लेता है, सजीवों का गुण है भाई सांस लेना, सांस तो वो तो पी ले रहा है। ठीक है, और सांस मान लीजिए पौधे के किसी एक भाग में, यहाँ पर मान लीजिए ये श्वसन की क्रिया हो रही है, होती तो पूरे में है, आपको समझाने के लिए कि मान लीजिए यहाँ पर पौधे में श्वसन की क्रिया हो रही है। ठीक है, अब श्वसन की क्रिया होगी तो श्वसन में क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ये ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, ये देखो जो इसने ऑक्सीजन रिलीज की है ना, वही ऑक्सीजन ये ले लेगा। देखो हम लोगों को ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए होती है, ठीक है, लेकिन पेड़ पौधों को उतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं चाहिए होती है, क्योंकि पेड़ पौधे चलते फिरते नहीं है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन नहीं करते हैं, वो एक जगह खड़े रहते हैं। ठीक है, तो उन्हें इतनी ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, तो कम मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ये ऑक्सीजन कहाँ से ले लेते हैं, मान लीजिए इसने जो रिलीज की ना ऑक्सीजन, वही ऑक्सीजन इसने ले ली। और जब ये ऑक्सीजन लेगा, क्या श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन अंदर आई और CO2 बाहर गई। ठीक है, तो O2 अंदर आना और उसके बाद क्या रिलीज होगी, CO2। ठीक है, अब ये थोड़ी बहुत CO2 जो निकली हल्की हल्की मात्रा में, और ये CO2 जो निकली है वो CO2 फिर से पौधा ले लेगा, यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में तो यहीं पर ले लेगा। तो ये CO2 जो है बाहर नहीं घूम पाती है, क्या करती है, यहाँ से निकली, O2 ली, श्वसन की क्रिया हुई और CO2 मुक्त हुई, बाहर निकली। अब CO2 बाहर निकली, इस CO2 को फिर से पौधे ने ले लिया अपने भोजन के बनाने में, इसने फिर प्रकाश संश्लेषण क्रिया करना शुरू कर दिया। तो ये तो क्रिया कब होती है, दिन में होती है, O2 का आना, CO2 का निकलना और प्रकाश संश्लेषण क्रिया। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधा क्या करता है, दिन में
दिन में सूर्य उपस्थित होता है, ठीक है, सूर्य होगा तो पौधा क्या बनाएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा, अपना भोजन बनाएगा। लेकिन रात में क्या होता है, रात में चूंकि क्या नहीं होते, सूर्य नहीं होते, रात में तो सूर्य नहीं होते, और जब सूर्य नहीं होंगे, पौधे को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा, तो किसकी क्रिया नहीं होगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो आप जानते हो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, ठीक है। तो रात में होगा क्या फिर, रात में केवल क्या होगा, केवल और केवल श्वसन होगा, ठीक है। भोजन बनाने के कार्य तो नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, श्वसन अवश्य होगा। तो जो श्वसन होगा तो ये O2 को ग्रहण करेगा और किसको निकालेगा, CO2 को निकालेगा। अब ये जो CO2 है रात के समय तो पौधा अवशोषित नहीं करेगा इसे, ठीक है। तो ये काफ़ी मात्रा में CO2 निकलती है, ठीक है। और जब काफ़ी मात्रा में CO2 निकलती है तो कहते हैं कि रात के समय हमें घने पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारे लिए जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी उतनी हमें नहीं मिल पाएगी, उसके बदले में क्या मिलेगी, CO2 मिलेगी, जिससे हम अचेत अवस्था में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये दिन में तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, लेकिन श्वसन की क्रिया वहाँ भी होती है, दिन में भी होती है। लेकिन दिन वाली जो श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होती है उससे पौधा अवशोषित कर लेता है, ठीक है। लेकिन रात में क्या होता है, रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, केवल श्वसन होता है, तो जहाँ अधिक मात्रा में CO2 गैस निकलती है, ठीक है। ये तो ये हो गया। आगे है जंतुओं में गैस का आदान प्रदान कैसे होता है, गैसों का आदान प्रदान, यानी कि गैसों, यहाँ तो देखा आपने पौधों में श्वसन यानी गैसों का आदान प्रदान। और पौधों में श्वसन का आदान प्रदान के लिए कुछ अंग भी होते हैं, और कौन कौन से अंग हैं, जैसे देखिए यहाँ पर पत्ती, पत्तियों में क्या होता है, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम रंध्र कहते हैं, ठीक है। तो रंध्रों के द्वारा गैसों का आदान प्रदान हुआ, यानी कि O2 लेना, CO2 को निकालना, ठीक है। तो ये गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के द्वारा। इसी तरह से तने में क्या पाए जाते हैं, यहाँ तो पाए जाते हैं रंध्र पत्तियों में, तनों में क्या होते हैं, देखो ये तने हैं, इनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, यानी कि त्वचा जो होती है फट जाती है ऐसे, ठीक है, फट जाती है, उनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो उन छिद्रों को क्या कहते हैं, उन छिद्रों को कहते हैं वातरंध्र। क्या कहते हैं, वातरंध्र कहते हैं। इन्हीं वातरंध्रों से ये ऑक्सीजन को अवशोषित करता है, ठीक है। तीसरे जड़ द्वारा भी ऑक्सीजन को अवशोषित किया जाता है। तो जड़ द्वारा कैसे करते हैं, देखो मिट्टी के बीच फंसी O2, यानी कि जो मिट्टी होती है ना, इसके मिट्टी के कणों के बीच में कुछ छिद्र होते हैं, उन छिद्रों में ऑक्सीजन गैस फंसी होती है, तो उसी को जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से पत्ती, तना, जड़ सभी ऑक्सीजन को अवशोषित करने का कार्य करते हैं। आगे है जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। तो जंतुओं में गैसों के आदान प्रदान के लिए कुछ अंग होते हैं, ठीक है। कौन कौन से अंग होते हैं वो, सबसे पहले यहाँ दिया है श्वासनली या ट्रेकिया, जिसे कहते हैं श्वासनली या ट्रेकिया। ट्रेकिया द्वारा भी यानी कि गैसों का आदान प्रदान होता है। ये किसमें होता है, ये कीड़े मकोड़े जो होते हैं, कीट होते हैं, तिलचट्टा है जैसे, ठीक है, बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं, इनमें ये होता है, ठीक है। इनमें क्या होता है कि ये जो ट्रेकिया है ना, वो डायरेक्ट इनकी सतह से डायरेक्ट ऊतकों से जुड़े रहते हैं। इनकी सतह किससे जुड़ी रहती है, सीधी सीधी ऊतकों से जुड़ी रहती है। क्यों जुड़ी रहती है ऊतकों से, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ नहीं होता है जो इनकी ऑक्सीजन को अंगों तक लेके जाए, ठीक है। तो ये डायरेक्ट सतह से ऊतकों द्वारा जुड़े रहते हैं। तो ये श्वासनली या ट्रेकिया कीटों में होता है, छोटे छोटे कीटों में। दूसरा है गिल्स द्वारा। गिल्स किसमें पाए जाते हैं, मछलियों में पाए जाते हैं। मछलियाँ क्या करती हैं, मछलियाँ जो जल में घुली ऑक्सीजन होती है उसको अवशोषित करती हैं। जैसे क्या सूत्र है, H2O, ठीक है, H2O है। अब ये ऑक्सीजन, ये वाली ऑक्सीजन, ठीक है, ये वाली ऑक्सीजन कौन ले लेता है, मछलियाँ ले लेती हैं, ठीक है। तो मछलियाँ श्वसन की क्रिया किस अंग द्वारा करती हैं, गिल्स द्वारा करती हैं, ठीक है। अगला आता है फेफड़े, यानी कि जो बड़े बड़े जीव होते हैं उनमें क्या पाए जाते हैं, उनमें फेफड़े पाए जाते हैं। जैसे आगे अभी आपको बताया था, फेफड़े किसमें पाए जाते हैं,
बड़े बड़े जीवों में, जैसे मनुष्य हो गया, घोड़ा, बंदर, बिल्ली, ठीक है, इन सब में क्या होते हैं, इन सब में फेफड़े होते हैं। और तो ये जीव किस अंग द्वारा श्वसन की क्रिया करते हैं, मुख्य श्वसन अंग होते हैं। मनुष्य के मुख्य श्वसन अंग क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं, ठीक है। तो ये फेफड़ों द्वारा श्वसन की क्रिया करते हैं। चौथा नंबर है विसरण, विसरण द्वारा यानी कि कोशिका झिल्ली द्वारा सूक्ष्म जीव जो होते हैं, जैसे बहुत सूक्ष्म जीव, जैसे अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, यूग्लिना हुआ, ठीक है। इनमें क्या होता है कि इनमें कोई अंग तो होता नहीं है, क्योंकि ये कोशिकीय जीव होते हैं। विभिन्न प्रकार के, जैसे हमारे आपके शरीर में विभिन्न कार्यों को करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के अंग पाए जाते हैं, ठीक है, अंग तंत्र पाए जाते हैं। लेकिन ये सूक्ष्म जीव जो होते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना जो होते हैं, इनमें क्या होता है, इनमें तो कोई अंग नहीं होता, ठीक है। तो जब इनमें कोई अंग नहीं होता तो ये क्या जीवित नहीं है, सजीव तो है ये, और सजीव है तो उनमें श्वसन की क्रिया भी होगी। तो श्वसन की क्रिया इन जीवों में किसके माध्यम से होती है, विसरण द्वारा होती है, यानी कि उसका झिल्ली द्वारा होती है, ठीक है। तो ये चार प्रकार के जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, तो ये हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं मानव में। अब हम विशेषकर मानव के बारे में पढ़ना चाहते हैं। तो मानव में गैस किस तरह से उसके फेफड़ों तक पहुँचती है, तो ये आपके सामने एक छोटा सा चित्र बना हुआ है, इसको समझाने की कोशिश की गई आपके लिए, ठीक है। तो ये देखो नासा मार्ग है, ठीक है, नासा मार्ग द्वारा, और ये मुख है, ठीक है। ये दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं, उस जगह क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं, ठीक है, यहाँ जुड़े हुए हैं। थोड़े से आगे बढ़ के ये क्या है, ये है कंठ, कंठ द्वार, यानी कि लैरिंग्स जिसे कहते हैं, कंठ द्वार, ठीक है। इसको और एक नाम से जानते हैं, स्वर यंत्र होता है ये हमारा, क्या होता है, स्वर यंत्र होता है, ठीक है। आगे चल के ये एक छल्लेदार संरचना बनाती है इस तरह से, ठीक है। ये छल्ले काय के बने होते हैं, कार्टिलेज के बने होते हैं, कार्टिलेज सी आकार के होते हैं, कार्टिलेज के छल्ले होते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, श्वास नली कहते हैं, ट्रैकिया। ये छल्ले टाइप की होता है। ये छल्ले टाइप इसलिए होता है कि जब कभी अगर मान लीजिए श्वास नली में हवा नहीं रही तो उस समय ये आपस में चिपक न जाए। तो चिपकने से बचाने के लिए क्या होते हैं, कार्टिलेज के छल्ले होते हैं, अधूरे छल्ले होते हैं, कार्टिलेज के अधूरे छल्ले जो किस टाइप के होते हैं, सी टाइप के होते हैं, ठीक है, इस तरह से। ये आगे चल के ये श्वास नली है, ट्रैकिया है, आगे चल के दो भागों में बढ़ जाती है, एक फेफड़े इधर चली जाती है, एक फेफड़े में इधर चली जाती है, ठीक है। ये जो दो भागों में बढ़ती है तब इसको क्या नाम देते हैं, तब इनको कहते हैं हम श्वसनिया। ये क्या है, दोनों भागों में बढ़ गई तब इनको नाम बदल गया। ये श्वास नली थी, आगे चल के ये क्या हो गई, श्वसनिया, जिन्हें अंग्रेजी में कहते हैं ब्रोंची, ठीक है। ये फेफड़े हैं, ये श्वसनिया है। श्वसनिया भी आगे चल के उपशाखाओं में बढ़ जाती हैं, बहुत सारी छोटी छोटी उपशाखाओं बढ़ जाती हैं। इन उपशाखाओं को क्या कहते हैं हम, इन्हें कहते हैं ब्रोंचियोल्स, ठीक है। और आगे चल के ये ब्रोंचियोल्स और छोटे छोटे उसमें बढ़ते हैं, तो इन्हें क्यों कहते हैं हम, वायुकोश, कूपिकाएं। कूपिकाओं के ऊपर क्या लगे होते हैं, वायुकोश लगे होते हैं। बहुत सारी छोटी छोटी कूपिकाएं बनती हैं, और कूपिकाओं पर क्या होते हैं, वायुकोश होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वायुकोश इसका अंतिम भाग होता है। वायुकोश के ऊपर रक्त की बूंदें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो ऑक्सीजन इनके ऊपर आती है, उस ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेते हैं हीमोग्लोबिन के द्वारा। तो इस तरह से ये आगे चल के इसमें एक और अंगी है, ये यहाँ पर ये डायफ्राम बना हुआ है। डायफ्राम क्या करता है, डायफ्राम श्वसन में मदद करता है। क्या मदद करता है ये श्वसन में, देखिए जब भी हम सांस लेते हैं तो ये फैल जाता है। जब सांस लेते हैं, सांस भरे तो ये फैल गया, फैलने से फेफड़ों को जगह मिल जाती है, जगह मिलने से उनमें हवा भर जाती है, ठीक है, हवा भर गई। और जब हम सांस छोड़ते हैं, जब हम सांस छोड़ेंगे तो फिर क्या होगा, ये थोड़ा सा सिकुड़ेगा, फैलना सिकुड़ना, फैलना सिकुड़ना, इन्हीं से जुड़ी होती हैं पसलियाँ। डायफ्राम से क्या जुड़ी होती हैं, बहुत सारी पसलियाँ जुड़ी होती हैं। कितनी पसलियाँ होती हैं मनुष्य के अंदर, मनुष्य के अंदर 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं। ये क्या करती हैं, फैलती हैं सिकुड़ती हैं, फैलती हैं सिकुड़ती हैं। और इन पसलियों के अंदर बहुत सारे कोमल अंग, जैसे फेफड़ा हुआ, ये क्या है, ये हृदय, ठीक है, ये हृदय है। तो बहुत सारे कोमल अंग उसी में बंद होते हैं, ठीक है। आगे चल के अब ये श्वसन आपको बताया कि लेना छोड़ना, ये क्या कहलाता है, श्वसन। दो जगह बांट के देखते हैं हम। एक बार हम श्वसन जब लेते हैं तो उस क्रिया को कहते हैं हम
प्रश्वास, ठीक है। और जब छोड़ते हैं तो उसे कहते हैं उच्छ्वास, ठीक है। प्रश्वास और उच्छ्वास। ये प्रश्वास क्या होता है? प्रश्वास में क्या होता है? O2 को हम अंदर लेते हैं, ठीक है। और उच्छ्वास में क्या होता है? CO2 को हम बाहर निकालते हैं। अब सवाल O2 लिए, CO2 कहाँ से आ गई भाई? कार्बनिक पदार्थ था जो ग्लूकोज, जब उसका ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या निकला? कार्बन भी तो साथ में निकलेगा, कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा। तो ये क्या करता है? जैसे ही ऑक्सीजन शरीर में आती है, फेफड़ों में आती है, और फेफड़ों से ये ब्लड द्वारा अवशोषण करके रक्त को हृदय को दी जाती है। हृदय क्या करता है? इसको तेजी से पंप कर देता है। ये ऑक्सीजन पूरे शरीर में फैल जाती है, प्रत्येक कोशिका तक पहुंच जाती है, ठीक है। प्रत्येक कोशिका तक पहुंच जाती है। और वहां पहुंच करके क्या होता है? वहां पहुंच करके ग्लूकोज का विघटन होता है। क्या होता है? ये O2 जो पहुंच गई है, अब वहां क्या होगा? ग्लूकोज का विघटन होगा। अब जब ग्लूकोज का विघटन होगा तो क्या होगा? जब ग्लूकोज का विघटन होगा तो क्या निकलेगी? CO2 गैस निकलेगी, ठीक है। जब ग्लूकोज का विघटन होगा तो CO2 गैस निकलेगी। और क्या क्या निकलेगा? CO2 गैस तो निकलेगी, जल बनेगा, ठीक है। ऊर्जा मिलेगी, हमें अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मिलेगी, और जल होगा। जल और ऊर्जा तो शरीर में ही रह जाती है, लेकिन CO2 हम ज़्यादा देर तक हम सांस खींच लें, ठीक है। हम कितनी देर तक सांस अंदर रख सकते हैं, ठीक। उसे तो बाहर निकालना ही निकालना है, जो CO2 बनी है उसे तो बाहर निकालना ही निकालना है। तो ऊर्जा और जो जल है वो तो शरीर में ही रह जाता है, और जो CO2 होती है उसे बाहर निकालना होता है। तो CO2 को बाहर निकालने की क्रिया ये क्या कहलाती है? उच्छ्वास कहलाती है, ठीक है। इस तरह से श्वसन दो जगह बांट करके प्रश्वास और दूसरा उच्छ्वास, ठीक है। इस तरह से अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, और हम एक जो टॉपिक हमने आगे छोड़ दिया था, हमने आगे जो छोड़ा था उसको और देख लेते हैं, ठीक है। हमने क्या छोड़ा था? थोड़ा सा रह गया, यानी कि हमने वहाँ पर आपको बताया था कि श्वासोच्छ्वास हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस श्वासोच्छ्वास को हम समझ लेते हैं, क्या है श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास होता क्या है? देखो, प्रश्वास आगे पढ़ाया भी आपको, प्रश्वास और प्लस उच्छ्वास अगर दोनों को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? श्वासोच्छ्वास बन जाएगा, ठीक है। प्रश्वास और उच्छ्वास को एक साथ जोड़ करके देखें तो क्या होगा? वो श्वासोच्छ्वास होगा। समझ लीजिए थोड़ा सा क्या होता है। मान लीजिए हमारे फेफड़े हैं, ये हमारे फेफड़े हैं, फेफड़ों में ऑक्सीजन गैस आई, ठीक है। अब इस जो ऑक्सीजन गैस फेफड़ों में आई, ऐसा नहीं है कि फेफड़े केवल ऑक्सीजन को इसको ही लेते हैं। फेफड़ों में बहुत सारी गैस आती हैं एक साथ, जो वायुमंडल होती है सारी आती हैं, लेकिन फेफड़े करते क्या है? फेफड़े के अंदर इसमें एक हीमोग्लोबिन नामक, ब्लड में हीमोग्लोबिन पदार्थ होता है, एक हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन केवल ऑक्सीजन को अवशोषित करती है, ठीक है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि फेफड़ों में और गैसें नहीं आती, और भी गैसें आती हैं, लेकिन कौन सी गैस को अवशोषित करते हैं? केवल ऑक्सीजन को उसको अवशोषित करते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर ऑक्सीजन गैस आई, ठीक है, तो फेफड़ों में आई, रुधिर के हीमोग्लोबिन द्वारा O2 को ग्रहण कर लिया गया, यानी कि फेफड़ों से रुधिर ने क्या किया? O2 को ग्रहण कर लिया। अब इसे ग्रहण करने के बाद उसने क्या किया? मान लीजिए ये है रुधिर परिवहन तंत्र है हमारा, मान लीजिए, ठीक है। ये क्या है? हृदय है, मान लीजिए। ये गोल गोल संरचना क्या है? हमारी हृदय है हमारा। अब ये हृदय में आया, हृदय ने तेजी से पंप कर दिया, आगे बढ़ा दिया, यानी कि रुधिर द्वारा O2 का परिवहन हुआ, आगे बढ़ा। अब O2 इस रुधिर में मिक्स है, ठीक है। अब रुधिर उसे लेकर के आ गया, कहाँ जाएगा? कोशिकाओं में, यानी कि यहाँ से ब्लड वेसल्स से होते हुए ये कहाँ जाएगा? ऊतकों में। ऊतकों का ये, यानी कि या कोशिकाओं का समूह कहिए आप, ठीक है। तो ये ऊतक अथवा कोशिकाओं में पहुँच गया, ठीक, यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ जाकर के क्या करेगा O2? यहाँ जाकर के O2 क्या करेगा? ग्लूकोज का विखंडन करेगा। इसीलिए तो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीडेशन की क्रिया के लिए। तो ग्लूकोज का विखंडन होगा, और जब ग्लूकोज का विखंडन होगा तो उससे क्या क्या निकलेगा? CO2 गैस, जल, और अत्यधिक मात्रा में क्या मिलेगी? हमको ऊर्जा प्राप्त होगी। तो CO2 गैस निकली। अब ये CO2 क्या कैसी है? ये CO2 जो निकली वो CO2 घुलनशील होती है पानी, ठीक है, घुलनशील होती है। इसे फिर रुधिर
यानी कि लिखा है रुधिर में CO2 का प्रसरण, यानी कि जो CO2 है ऑटोमेटिकली ही इसे हीमोग्लोबिन लेकर के नहीं जाता है, ठीक है। कौन लेकर के जा रहा है, यानी कि ऑटोमेटिक किस में घुल जाती है, हमारे रक्त में घुल जाती है, हमारे रुधिर में घुल जाती है, ठीक है। तो इस तरह से रुधिर द्वारा CO2 का परिवहन होता है, इस तरह से ये बाहर निकल जाती है। तो एक बार आना प्रश्वास हुआ और बाहर जाना क्या हुआ, उच्छ्वास हुआ। तो एक साइड से ऑक्सीजन आई, दूसरी साइड से ऑक्सीजन बाहर, वो CO2 बाहर गई, ठीक है। ऑक्सीजन का आना, CO2 का जाना, ये क्या कहलाएगा, मिला जुला रूप श्वासोच्छ्वास कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये टॉपिक हमारा आज समाप्त होता है। आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको ये वीडियो हमारा सही लगा तो आप अपने दोस्तों में लाइक और शेयर करना ना भूलिए। कृपया हमारा चैनल US बायोलॉजी 95 इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि, और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आने वाला वीडियो आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड हो जाए, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार।